ये थे हमारे लादेसाहब। सब लोग खड़े होके उनका हार्दिक स्वागत करें। लायन लादेसाहब मौर्य, इन्होंने अपने लाइफ में कैसे चेंज लाए। आज उनका ये 13वीं स्कूल में सेमिनार, 13 सेमिनार है। 12 स्कूल में ऐसे ही सेमिनार देके कई बच्चों ने इनके शब्दों का इस्तेमाल अपने लाइफ में करके लाइफ चेंजेस किया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, थैंक यू। आप में से खेल कितने जने जानते हो? रस्सी का खेल किसको आता है? इधर से 3 जने, इधर से 3 जने से, इधर से आइए, कोई भी फास्ट। अपने एक गेम खेलेंगे, उसके बाद आगे क्या करेंगे? 6 पीसे। क्या हुआ? जेंट्स में कोई नहीं आया? 3 लोग आने वाले थे, नहीं आ रहे हो? हेलो हेलो। अरे आप लोग घबराओगे तो वहां पे ही बैठोगे। आपको यहाँ पे पहुंचना है तो हिम्मत लेके आना पड़ेगा। देखो, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये वहाँ से यहाँ उठ के आए हैं, ये इनकी जीत है। जो पीछे रह जाता है हमेशा पीछे ही रहता है ज़िंदगी में। आपके ज़िंदगी में भी ऐसे ही होगा कि बार बार लोग आपको रोकेंगे, लेकिन उस समय अगर आप उठ करके यहाँ आते हो, ये जीत होती है। इन बच्चों ने हिम्मत की, तुरंत आ गए। यह लाइफ में हर चीज़ में आप एक्सेल तभी कर सकते हो जब आप आगे आओगे। जब आप आगे नहीं बढ़ोगे तो सक्सेस कैसे होगे? हमेशा आपके सामने एक दीवार रहती है जो आपको रोकती है कि आप यह नहीं कर सकते हो। मैं 7th क्लास में जब पढ़ रहा था तो मुझे बोलना नहीं आता था। मेरे दोस्तों ने मुझे बुलाया और स्टेज पे जो बोलने के लिए बुलाया तो मैं बोल नहीं पाया, और सब ने खूब तालियां बजाई, खूब मजाक उड़ाया मेरा। उस समय लगा कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना चाहिए। मैंने सोचना शुरू किया कि लेकिन मुझे ये लगा कि मैंने पार्टिसिपेट तो किया, मैंने हिस्सा लिया, भले मैं हार गया। तो आपके लाइफ में भी ऐसे ही होगा कि जब आप पार्टिसिपेट करते हो। लड़कों ने यहाँ आने में हिचकिचाहट दिखाई, यह आपकी ज़िंदगी को हमेशा रोकती है। आप कभी भी हिस्सा लो, हार जीत अलग बात है। कोई भी ज़मीन में हम अगर अनाज बोते हैं तो वह अनाज, सभी अनाज पैदा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? फर्टाइल लैंड चाहिए, पानी चाहिए, वातावरण चाहिए, तब वो बढ़ता है। आप लोग आज बच्चे हो, आप कल जब बड़े होगे तो आपको भी आपकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलें आएंगी। उस समय आप उससे कैसे फेस करोगे? आपको भी आपके परिवार का वातावरण, स्कूल का वातावरण, टीचर का वातावरण और सब जब माहौल मिलता है तब आपको सक्सेस मिलती है। नहीं तो आप मुरझा जाते हो, जैसे फूल मुरझा जाते हैं। बहुत सारे फूल खिलते ही नहीं हैं। क्यों नहीं खिलते हैं? कि उनको वो उस तरीके का वातावरण नहीं मिलता है। तो आपके लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी हमेशा आगे बढ़ करके लेना चाहिए। यह आप लोग लेके जाइए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़, यह आपके सक्सेस की कहानी है और आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप बता सकते हो? आप क्या सपने देखते हो? मैं अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहती हूँ, अपने पापा और मम्मी का नाम करना चाहती हूँ। वेरी गुड। आप? मेरा ड्रीम है कि मैं इंजीनियर बन के पापा को दिखाना चाहती हूँ कि लड़की भी कुछ कर सकती। वेरी गुड। आप कुछ नहीं बनना चाहती? बस ऐसा कुछ नहीं, हर एक के सपने होते हैं, लेकिन अपने सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। हमेशा उसको ज़िंदा रखना चाहिए। कोई भी ड्रीम्स देखो, उसके लिए लगे रहो। हारते हो ना, बार बार गिरो, लेकिन खड़े होने की ताकत रखो। आप क्या करने वाले हो? कुछ नहीं करोगे? डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? फिर तो आप पीछे क्यों थे? जल्दी आना चाहिए था ना। डॉक्टर फास्ट आता है, मालूम है? हाँ, आगे से जल्दी आना भाई। इंजीनियर बनोगे? इंजीनियर तो बहुत फास्ट होते हैं, उनका सोचने का नज़रिया बहुत तेज होता है ना। इतना लेट कैसे चलेगा? स्पोर्ट्स में थोड़ा लूज है। यही मानना गलत है, मैं लूज हूँ। जिस दिन ये मानना शुरू कर दो कि मैं उसमें चैंपियन हूँ, अपने आप बन जाओगे। क्योंकि फिर कोशिश करोगे, तब तक कोशिश नहीं करोगे जब तक तुम्हें लगेगा कि नहीं आता है मुझे। उसके बाद कोशिश करना शुरू करोगे कि मैं इसमें एक्सपर्ट बनूँ। आप क्या करेंगे? सर, मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ और अपने गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। वेरी गुड। पहले आप कोशिश करो, अपना नाम रोशन करो, तो आपके माता पिता और गाँव का नाम तो अपने आप रोशन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की।
सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हो गए थे। कितने लोगों को मालूम है? बहुत सारे बच्चों को मालूम है। महाराष्ट्र के बोर्ड में उनका सिलेबस है, लेकिन उन्होंने अपने आप को चैंपियन बनाया एक खेल में, उसमें उन्होंने महारत हासिल की। सचिन को नहीं पता था कि वो एक दिन भारत रत्न बनेंगे। सचिन को ये भी नहीं पता था कि वो एक दिन कैप्टन बनेंगे इंडियन एयरफोर्स के, और उन्हें पूरे भारत का, आज हम लोग सचिन को क्रिकेट का भगवान कहते हैं। आप भी अपनी लाइफ में उसी तरीके से जब प्रॉब्लम आती है, आप उस चीज़ को, एक चीज़ नहीं हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़ते हो, और लाइफ में सक्सेस तब मिलती है, और उसके पहले सक्सेस नहीं मिलती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? रुक जाते हैं। रुकना नहीं है। जिस दिन हम रुकना छोड़ देंगे उस दिन सक्सेस हमारे पीछे भागेगी। मैं आपको बताऊं कि एक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम आपने सुना होगा, इतिहास में उसमें स्वर्णिम काल कहा जाता था। 24 साल उन्होंने राज्य किया था। चाणक्य उनके गुरु थे। चाणक्य शिक्षा दीक्षा जब करने की हुई, पाटलिपुत्र से वो तक्षशिला गए। तक्षशिला पाकिस्तान में था उस समय। आज से हजारों साल पहले रास्ते नहीं थे। किस तरीके से वो बच्चा गया होगा। वहाँ जाने के बाद वहाँ स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। वो वहाँ पेड़ के नीचे रह कर के पढ़ाई शुरू की उन्होंने। उनके मन में एक लगन थी कि मुझे पढ़ना है। जो बच्चे पढ़ के निकलते थे उनसे पूछते थे कि आपने क्या पढ़ाई की है, और धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखना शुरू किया। और एक पेड़ के नीचे रह कर के जितने भी टीचर्स थे वहाँ पर, उनकी वो सेवा करते थे, उनके घरों में काम करते थे। तो एक टीचर की वाइफ ने कहा कि बेटा कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तक्षशिला पढ़ने आया हूँ, मैं पाटलिपुत्र से आया हूँ, लेकिन यहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ, यहाँ राजा के बच्चे पढ़ते हैं। तब उनकी वाइफ ने उस बच्चे का एडमिशन कराया, और चाणक्य जी ने वहाँ शिक्षा ग्रहण की। वहाँ पर वो टीचर बने। टीचर बनने के बाद उनके मन में आया कि मैं अखंड भारत की परिकल्पना करूं। उस समय हमारा भारत खंड खंड में बटा हुआ था, छोटे छोटे रजवाड़े थे। उन्होंने पूरे देश को विभाजित कर रखा था। यमनों का शासनकाल था, वो आक्रमण करते रहते थे। तो चाणक्य वहाँ से जब शिक्षा ग्रहण करके अखंड भारत की स्थापना के लिए आए, तो पाटलिपुत्र के जो राजा थे धनानंद, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। और जहाँ भी, जिस भी समाज में ज्ञानियों का अपमान होता है, वह समाज कभी भी बचता नहीं है, वह समाज खत्म हो जाता है। तो आपके शिक्षक, आपके गुरु हैं, वो आपको निखारते हैं। जैसे हीरा जितना निखरेगा उतना अच्छा उसकी पॉलिश होगी, उतना अच्छा उसका कीमत होगा, उसके पहले उसकी कीमत नहीं होती है। तो ऐसे ही निखार आपके अपने अंदर लानी है ज्ञान के द्वारा। ज्ञान कौन देगा? आपके शिक्षक देंगे, माता पिता देंगे। कई बार घर में प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ नहीं पाते, घर का माहौल ख़राब रहता है, लेकिन उन बातों को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। मैं चाणक्य जी की एक कहानी आपको दिखाना चाहूँगा। मैं वेदों को साक्षी मानकर इस हर चीज ज्ञान में सभा आगे में रहिए। विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न करना प्रारंभ कर रहा हूं। मैं आलोक, काशी जनपद का निवासी, आचार्य पिनाक पाणी का शिष्य, सभा को प्रणाम करता हूं। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण। नमोस्तु राज्य वृक्षाय षड्गुण्याय प्रसाखिने सभादि चारु पुण्याय त्रिवर्ग फलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले
तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? आपको हमेशा निडर होना चाहिए, आगे आकर के जवाब देना चाहिए। नाम? अग्निवेश। जनपद? तक्षशिला। आचार्य? तक्षशिला का गुरुकुल। आचार्य वररुचि ने भी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। निर्धन का धन? विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण? लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल? धर्म है। धर्म का मूल? अर्थ है। अर्थ का मूल? राज्य है। राज्य का मूल? इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल? विनय है। विनय का मूल? वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किस में है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख! बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं? उत्तर दे मूर्ख! ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहां से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। ब्राह्मण अवध है। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म होगा चंद्रगुप्त। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। देखिए ज्ञान में कितनी शक्ति होती है। जब आप पढ़ाई करते हो, सपने देखते हो, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जिसके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। हर पल हमारे दिमाग में, हमारे हर पल वो चीज़ गूंजनी चाहिए। जिस चीज़ से आपको डर लगता है वह काम पहले करिए। जिस विषय से आपको डर लगता है वह काम पहले करिए। आपका डर अपने आप ख़त्म होता चला जाएगा। ऐसी चीज़ें हमेशा होती है। अच्छी किताबें, मेरे जीवन में जो चेंजेज आया, 1979 में मैंने एक किताब ली थी, अलेक्साई मेयस्कर की असली इंसान, जो रशिया का फाइटर पायलट था।
वो फाइटर पायलट जिसकी दोनों टांगें प्लेन क्रैश होने पे काटनी पड़ी, उसकी ज़िंदगी बोझ लेने लगी। उसने सोचा अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता। लोगों ने कहा कि नहीं तुम कुछ कर सकते हो। और उस हॉस्पिटल में जो दूसरे मरीज़ थे उसने एक पेपर की कटिंग दी उसे। उसने कहा कि देखो इसमें एक लिखा हुआ है कि जर्मनी का एक पायलट था जिसका एक पाँव था, उसने फरमान जहाज़ चलाया था, तो आप भी कर सकते हो। जब ये बातें हुई तो उसने उस पेपर की कटिंग को लेकर के सोचना शुरू किया, क्या मैं वाकई ऐसा कर सकता हूँ। और उसके बाद उसने एक्सरसाइज करनी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को इतना मजबूत बनाया कि वह बहुत शक्तिशाली बन गया। और नकली पैर लगे। नकली पैर लगने के बाद उसने उस पर प्रैक्टिस शुरू की। जब वो प्रैक्टिस हो गई, उसकी मेडिकल जांच भी हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने, वहाँ की सरकार ने उसको परमिशन नहीं दिया। बोले आर्मी में किसी भी विकलांग को नहीं भेजा जाता है। तब अलास्काई मैस्टर ने 2 साल तक कोशिश करता रहा। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उसने हार नहीं मानी। सरकार ने उसको वापस भेजा। जब वो अपने यूनिट में गया, उस यूनिट ने 1 महीने में 329 जहाज मार गिराए थे। जो जहाज मार गिराया, उस समय लोगों को लगा कि ऐसा क्या है उस यूनिट में कि ऐसे बहादुर लोग हैं जिन्होंने 329 जहाज मार गिराए। तो पोलित बोई नाम का पत्रकार जो उस समय वहाँ गए, उन्होंने जा कर के देखा कि इस तरीके की वीरता। हमारे बीच में हमारे सांसद महोदय पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बाबूजी भी हमारे बीच आ गए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बाबूजी, हम आपके आगमन से पहले ही शुरू कर दिए, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। गोपाल शेट्टी जी हमारे बीच आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बाबूजी प्लीज़। और उसके बाद उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी, तो अलेक्सेई मैस्कर कि जब पोलित बोई गया तो वहाँ पर उनको ये पता चला कि बिना पैरों वाला व्यक्ति जिसने 329 जहाज में से उसका बहुत बड़ा बेस्ट पायलट है। और जब वो देखने के बाद वहाँ उन्होंने जब किताब लिखी तो उसमें उनकी कहानी लिखी कि व्यक्ति जो चाहे, जो सोचे, वो अपने सपने पूरा कर सकता है। तो आपको हर अपने सपने को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मिलिट्री में हमारे जो बच्चे आज नहीं जाते हैं, बहुत कम बच्चे जाते हैं शहरों से, आर्मी में जाना चाहिए। फील्ड मार्शल मानक शाह का नाम किसी ने सुना है यहाँ पे बच्चों ने? किसी ने नहीं सुना है। फील्ड मार्शल मानक शाह जी हमारे देश के पहले फील्ड मार्शल हैं जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में 94,000 फौज पाकिस्तानी फौजों का सरेंडर कराया था। दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा फौजी नहीं हुआ जिसने इतने ज़्यादा फौजियों का सरेंडर करवाया हो। वह वीरता हमारे लोगों में थी। आज तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। उस समय उन्होंने किस तरीके से कराया होगा। और आज IMA में जो बच्चे पढ़ के आते हैं, जो लेफ्टिनेंट ऐसे बड़े बड़े पदों पर जाते हैं जिनसे हमारे देश की सुरक्षा होती है। मैं आपको एक परेड दिखाना चाहूँगा IMA की। फील्ड मार्शल मानक शाह आप में से बहुत लोगों को सुनना चाहिए। In the cold winter morning, everything seems to sparkle with the bubbling exuberance of the passing out gentlemen cadets. It is a poignant moment, tempered with the camaraderie of the young men. Please keep quiet and listen. Keep seeing all the cleavage and other things. Billets are at girl. I saw it there. It was a 66. Sorry, you missed out the 0 in between. The colors of the academy are steel grey and blood red. Grey for steel denotes strength and resilience. इस बार 26 जनवरी को नारी शक्ति का प्रदर्शन आप सबने देखा होगा दिल्ली में। तो आजकल लड़कियां भी सब कुछ करती हैं। तो आप में से बहुत सारी लड़कियों को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए, अपने आप को उसके लिए तैयार करनी चाहिए ताकि आप देश की सेवाओं में शामिल हो सके लड़कों के साथ। Not just the academy, but that of the army is on display. Tempered by fire, दुनिया का सबसे प्रोफेशनल एकेडमी है IMA. In disciplined valor to the extent that now courage becomes a habit and a reflex. They too, like so many before them, carry forward certain virtues: loyalty to comrades, fidelity to an oath, and courage under stress.
For without these virtues, an officer and an army are nothing. The creme de la creme of the Academy, or the first among equals, take a time-honored bow. The Sword of Honor, the gold and silver medals, the banner awarded to the best company are cherished moments in the rear-view mirror of time. आपके माँ बाप को कितना गर्व होगा जो आप इस तरीके का मेडल लेकर के आओगे आपके शहर को, आपके लोगों को। Many changes have taken place, but one thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. What does that mean for you? It means that you should have to fight, and fight to win. There is no room for the loser. If you lose, don't come back. You will have disgraced the country. The country won't accept you. The people of cities, towns, villages and gowns where you come from won't look at you. Even your Gharwali will despise you. As I look around, I see parents, I see relations, I see friends who are looking at you with trust and pride. Make sure, gentlemen, that you don't betray their trust or their pride. May the winds of fortune blow kindly upon you, and may good luck attend all your deeds. I wish you great success. Thank you. The difference between a bad and a good army is not only a matter of equipment, but also of something in the human spirit. Mere enthusiasm is not enough. Fervor must be controlled, trained and guided. For 70 years, the Indian Military Academy, nestled in the lap of the Himalayas, has done just that. Congratulations to the gentlemen cadets and their parents, fulfilling their obligation. कितना गर्व होता होगा आपके परिवार को जो आप देश की सेवा में जाते हैं। आप सभी लोग कृपया खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान
पे बैठ जाइए। I am a warrior. Fighting is my dharma. I will train my mind, body and spirit to fight. I will excel in all devices and weapons of war, present and future. I will always protect the weak. I will be truthful to bluntness. I will be humane, cultured and compassionate. I will fight and embrace the consequences. God, give me strength. और मैं सांसद महोदय से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन उनके विषय में बहुत कुछ जानता हूँ। और जानने के विषय में आपको बताऊँ कि गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कई वर्षों से मैं हर साल वहाँ डिसेबल का प्रोग्राम होता है हमारे लायंस क्लब का। आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे पता चला कि पहले वहाँ की ज़मीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वहाँ के बिल्डर ज़मीन एक्वायर कर रहे थे जो कब्जा नहीं करने दे रहे थे, बच्चों के लिए खेलने के ग्राउंड तक नहीं थे। आपने उसमें जो मेहनत किया था, आज उसके वजह से गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इतना बड़ा ग्राउंड है, उसमें पूरा श्रेय आपको जाता है। और आपने हमारे बीच आया सर, तो मैं आपसे चाहूँगा आशीर्वादन के लिए। जोरदार तालियां। मैं बहुत ही छोटे परिवार से आया हूँ। माता पिता की आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से बड़ी बहन की शादी जब हुई तो पिताजी को नौकरी छोड़ना पड़ा और मुझे इसके बाद में स्कूल छोड़ना पड़ा। और मैं बचपन से ही काम करने लग गया और बचपन से ही काम करने लग गया तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर व्याख्यान माला चल रहा था, तो मैं जाकर उन दिनों में तो कुर्सी वगैरह होती नहीं थी, जमीन पर भी बैठकर सुनना पड़ता था। तो मैं बैठकर सुन रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन जो भी वक्ता भाषण दे रहा था उसको मैंने बहुत ही गंभीरता से सुना और सुना ही नहीं बल्कि मैंने उसको अंगीकार कर लिया। और वो मेरा लाइफ चेंजिंग दिन था, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर उस दिन उस बात को मैंने गंभीरता से सुना न होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कौन सा क्षण, कौन सा वो समय, वो कौन सी व्यक्ति, कौन सी बात आपके दिमाग में डालेंगे ये आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक समय आता है और आप गंभीरता से सुनोगे, समझोगे तो आपको आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है। ये उम्र में बच्चों को इस प्रकार का ट्रेनिंग देना ये बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छा काम आपने यहाँ पर आयोजन किया, इसलिए आपको धन्यवाद। मिठाई लाल जी यहाँ पर आए, मैंने बार बार इस बात का उल्लेख किया क्योंकि मेरी उम्र आज 60 हो गई। मेरी उम्र जब 60 हुई है तो मुझे हर रोज ये मन में आता है कि मैं कितने दिन काम कर पाऊंगा मेरी पर जी, ये मेरे मन में आता है। लेकिन मिठाई लाल जी को 85 ईयर्स में 85 साल की उम्र में यहाँ पर आकर देखा मैंने तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 25 साल बाकी है ना अभी लोग उनके उम्र में पहुँचने के लिए, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं और कर सकता और मैंने करना चाहिए। तो यही प्रेरणा है मित्रों, जीवन में बाकी कुछ नहीं, यही प्रेरणा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमको प्रेरणा देगी। अब मौर्य जी ने सेमिनार आयोजन किया, आपको आपके मम्मी आपके बारे में कुछ कहती होगी, आपके डैडी कुछ कहते होंगे, आपके बड़े भाई घर में वो कुछ कहते होंगे, आपके परिवार के लोग कहते होंगे कि तुमने पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो सब उनका दायित्व है। लेकिन मौर्य जी जैसे एक दूर के व्यक्ति जब अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा सोच और बदल जाता है। ये समाज के ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमें कुछ बनना चाहिए, मैंने कुछ बनना चाहिए, तो भी बच्चे उसको क्लिक करते हैं। ये सीधा साधा उसका गणित है। इसलिए ये सारी चीज़ों को अंगीकार करने के लिए आपको शांति से बैठकर सभी बातों को सुनना ये बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, बच्चे बहुत मन लगाकर बातों को सुनते हैं। यही जीवन में कायम रखिए साहब। आपको जो पैसे से तो बहुत अच्छी बड़ी महंगी चीज़ें आप खरीद के सिटी में पहुंच जाओगे, आपको मिल भी जाएगा। लेकिन ये निःशुल्क जो मार्गदर्शन होता है ना,
ये निःशुल्क मार्गदर्शन आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। इतना ही मुझे कहना था। मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बस सोच लो हमें करना है तो तुम्हारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम 5-5 मिनट प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कपालभाति, तो देखो तुम्हें कितनी ऊर्जा मिलती है। मैं तो 15-15 मिनट करता हूँ और भी आसन करता हूँ और घूमने को जाता हूँ, आता हूँ। यही मेरा दैनिक है, जीवन है। मैं कल उड़ीसा जा रहा हूँ। उड़ीसा में इतनी गरीबी है कि सोच नहीं सकते। राधे श्याम जी, मैं बताऊँ, हम घूम रहे थे, हमारे साथ एक सन्यासी थे उड़ीसा के। उन्होंने एक घर में पानी मांगा, अंदर से आवाज आई उड़ीसा की उड़िया भाषा में, मेरे पास एक ही कपड़ा था, वो पहन के माँ चली गई है, मैं पानी लेके नहीं आ सकता। मैं क्या बताऊँ, मैंने कपड़ा खरीदा, वहाँ के लोगों को बुलाया, कपड़ा बंटवाया। गुरुकुल आम सेना उड़ीसा में स्कूल चलाती है, उसके 17 गुरुकुल चलते हैं। कितने गरीब छात्र उस गुरुकुल से शिक्षा ले रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी चलता है और तरह तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन गरीबी से कभी हतोत्साहित नहीं होना। हम इसको भी दूर करेंगे, अपने घर पर दूर करेंगे, एजुकेशन के माध्यम से दूर करेंगे। बस आज का दिन तुम्हारा संकल्प का दिन है। आज संकल्प ले लो, हम अपना समय व्यर्थ नहीं डालेंगे, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह करेंगे और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। ये आज हमें संकल्प लेना है। अब मैं बच्चों, संकल्प की बात चल रही है तो मैं संकल्प आपको बताऊं। आप लोगों में से मिल्खा सिंह पिक्चर कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। तो उसमें क्या खास है? आपको उसमें कौन सी चीज अच्छी लगी मिल्खा सिंह? का प्लेजर। तो मिल्खा सिंह को तब तक जीत नहीं हासिल हुई जब तक उसका लक्ष्य नहीं बना। कितनी गरीबी, कितने मजबूरियों से उसने अपने जीवन को चलाया। लेकिन जब उसने देखा कि एक कोट पहनने वाला व्यक्ति जिस पर जो है इंडिया का ब्लेजर लगा हुआ है, जो उस ब्लेजर को उसने हाथ लगाया तो उसको लगा कि इस ब्लेजर को पाना है। जब वो ब्लेजर उसको पाने की लालसा हुई तो उसके अंदर उसको रोकने के लिए कितनी ताकतें खड़ी होगी। लेकिन जब आपके अंदर से आवाज आ जाती है कि मैं इसको पाऊंगा ही, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। मैं मिल्खा सिंह की एक क्लिपिंग दिखाऊंगा कि आप अपने संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। संकल्पवान व्यक्ति ही दुनिया को जीत सकता है और उस सब में ताकत रहती है। आपको किसी न किसी चीज से प्यार करना होगा, अपने लक्ष्य से, आप जहां पहुंचना चाहते हो उससे। आपकी सफलता को कोई भी आंक नहीं सकता, रोक नहीं सकता है। जिस दिन आपने लक्ष्य चुन लिया तो दुनिया कोई भी रोक नहीं सकती। स्मार्ट सरदार जी, we'll come in India. We'll become India champion. हमारे बीच
मुझे छोड़ना बोलो। छोड़नी तो और क्या है? सुबह से मेरे के पीछे पड़ा हुआ है। चोर है साला। बहुत बात की। मेरे बाप को डरा गया। उसमें आज को चोर है साला। चोर साले। ये किसको दिखा रहा है? मुन्ना के मुझे सिर्फ ब्रेक के दिखाना चाहिए। मुझे आप ना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? सिर्फ ब्रेक के दिखाना चाहिए। जिंदगी में जब भी मुश्किलें आएंगी वो आपको एक कदम आगे लेके चलती है। उस क्षण आपको सोचना है कि रुकना नहीं है। तो आपके टीचर आपको मारते हैं डांटते हैं तो आपके अच्छे के लिए वो डांटते हैं ताकि आपका अक्ल बन सके। क्या बोलते क्यों पाया तुमने वोट? इंडिया में कौन पाना है? अभी उसका फोन आया क्या लिया? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोड, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ता है उसके लिए, उसके लायक बनना पड़ता है। इंडिया का कोड कौन है? इंडिया का कोड? इंडिया का कोड कौन है? इसको आना है। और आएगा शेर सिंह रहा तो जिस दिन आपके अंदर से आवाज आ गई आप दुनिया जीत सकते हो। आप तय करो कि आपको पहुंचना कहाँ है। शेर सिंह रानपुर वो पता कैसे दौड़ता है? वो कोयले की तरह जाता है, हवा की तरह दौड़ता है। वो है दम तेरे में, दम है तेरे में। शेर सिंह रानपुर को लाने का बोल है दम। हाँ जी, आवाज आनी चाहिए अंदर से कि आपको जीतना है, जीत सकते हो। कोई आपको रोक नहीं सकता, भी करा सकता है, लेकिन आपको तय तो करना ही पड़ेगा कहाँ जाना है आपको। तो ऐसे 100 शेर सिंह राणा को आएगा। ऐसे कोशिश करनी पड़ती है। आप ताली बजा सकते हो आपको अच्छा लगे तो। लेकिन उस पल जो रुक जाता है वो कहीं नहीं पहुंचता, जो नहीं रुकता है वो विश्व विजेता बनता है। तो आपको जब भी रोका जाए तो ये समझो कि एक कदम है, अगला कदम और चलना है। गिरना बुरा नहीं है, लेकिन गिर करके उठना, फिर से चलना
अभी बाबूजी ने बताया कि किस तरीके से संघर्ष और उस जीवन से यहाँ तक पहुँचे हैं। कितनी मुश्किलें आए होंगे उनके जीवन से, कभी हम लोग बैठे सुने तो पता चलेगा कि कितनी मुश्किलें उन्होंने देखी, तो आज यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। सुबह 4 बजे उठना और ये प्रयास करना, दिनचर्या बना लेना। जो आप भी किसी लक्ष्य को पाने के लिए दिनचर्या बना लेते हो तो सफलता आपसे दूर नहीं रहती है। बहुत अच्छा दौड़ तुम, पैर में पत्थर न करता तो वो आते। ये जीत की शुरुआत होती है। हमने इसे भी सिलेक्ट किया है, अच्छी तैयारी करवाना। यस सर। शाबाश। हर बार पत्थर इतना बड़ा नहीं होगा कि किसी की नजर में आ जाए। बहुत सारे लोग हैं। जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो क्या हुआ था? कितनी बार गिरे? आपने प्रूव किया क्या साइकिल चलाना? नहीं। तो ऐसे अगर आप क्लास में फेल होते हो, नंबर कम आते हैं, तो आपको फिर से कोशिश करनी है। ये नहीं कि इसके बाद आपको रुक जाना है, तो रुकना नहीं है। जब आप रुकोगे नहीं तो आपको सफलता अपने आप मिलेगी। हमारे भी सीए सुनील पटोदिया जी पधारे हुए हैं और बच्चों में उनको यहाँ बुलाना चाहूँगा। और आप जो है चॉइस इंटरनेशनल के मालिक हैं, बाइक होटल के मालिक हैं। बाबूजी कृपया आप यहाँ आए। आप जो है सीए इंस्टीट्यूट के WIRC के चेयरमैन बनने वाले हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चों के लिए आपका एक स्कीम है कि कोई भी बच्चा सीए करना चाहता हो तो उसकी पूरी पढ़ाई, पूरा खर्चा, अगर वो टैलेंटेड है तो पूरा आपकी तरफ से उठाया जाएगा। सबसे पहले तो मैं आभार मानता हूँ हमारे राकेश जी मौर्य को कि आप सबके बीच आने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। और ये बच्चों को प्रेरणा देने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर स्कूल में जाके ये बच्चों को अपने जीवन के नए चैलेंजेस और नई जो अपने टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें, इनके लिए राधे श्याम जी मौर्य लगे हुए हैं। और मुझे खुशी है कि जब ये अपने प्रयास बताते तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनको देखकर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं मेरे जैसे बहुत सारे साथी, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो हमें सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी राधे श्याम जी मौर्य जी जैसे लोग मौजूद हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोत्साहित कर अपने देश के प्रति नया कुछ करने की बहुत प्रोत्साहित करेंगे और हम देश को एक सुनहरा भविष्य देने के लिए उनका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देंगे। और वॉइस क्लब की तरफ से राधे श्याम जी मौर्य को शुक्रगुजारों की इसी एक्टिविटीज की हैसियत से उन्होंने मेरे को हर समय हर सेवा कार्य में सहयोग देते रहे हैं। सुनना चाहेंगे? बिहार से एक बच्चा जो IAS बना, उसकी मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगा कि परिवार में गरीबी कभी भी बाधा नहीं होती है। जो बच्चा काबिल बनना चाहता है उसके अंदर क्षमताएं रहती है और क्षमताएं आपके अंदर भी है, लेकिन आप जिस दिन उसको पहचान जाओगे उस दिन वो कामयाबी आपके ऊपर। उसकी कहानी संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेकर हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी, 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट में पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी का अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ, इसको दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं। और संघर्ष हर एक पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे हुए हैं? जी हाँ, हमारे 80% खेत बिक चुके हैं। और
और जब पहली बार सेलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैं जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक भेज देंगे। कोई पिता जब तो कहता है, ये कैसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गाँव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना। कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त एक दिन बेटा सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठे? देखो, जब से इसको पढ़ाने में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा कि आज की जरूरत नहीं है। आपको पता था IAS क्या होता है? IAS क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ, उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात। कभी अपनी बेटी से नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे करूँ, वो कभी नहीं सोचा। मेरे खर्चा उठाने के लिए तैयार, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दी। अब वो जमीन में इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं अब ये दे दे, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। बेटा कैसे हो? आप खाने खाने के ध्यान दीजिए। आप हमेशा ऐसे लोगों की जीवनी पढ़ना शुरू करिए जो लोग सफल हुए, जो भी पढ़ना चाहते हो उनकी जीवनी देखना शुरू करो कि वो लोग कैसे सक्सेस हुए, उन्होंने क्या क्या किया और उसके तरह से आप जीना शुरू करो और उसको अपने जीवन में उतारना शुरू करो, तो धीरे धीरे आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ऐसे लोगों की जो जीवनी आप पढ़ोगे तो वो आपके अंदर से वो शक्ति आने शुरू होगी। आपका सकारात्मक सोच आपको उस तरफ लेके जाएगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, लेकिन मुश्किलें भी बहुत आएगी। आपके दोस्त हंसेंगे, बहुत सारे दोस्त आपके छूट जाएंगे जो पढ़ना नहीं चाहते या घूमते हैं। कई सारे दोस्त थे, दो दोस्त थे, दोनों बेटा थे, भाई थे दोनों, और एक पिता जो है डेली शराब पी के आता था घर में, और जब शराब पी के आवे तो बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल होती थी कि क्या करें, घर का माहौल खराब था, पिताजी टीवी खोल के बैठ जाते थे, बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो उसमें से जो बड़ा बेटा था उसने सोचा कि मुझे तो पिताजी की राह चलनी नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है और मैं कुछ अलग करूँगा, और उसने पढ़ना शुरू कर दिया। और जो छोटा बेटा था उसने सोचा कि घर का माहौल खराब है, पिताजी तो रोज शराब पीते हैं और मुझे भी यही काम करना है। उसने पिताजी के लिए गिलास लाना, शराब देना, और धीरे धीरे वो भी शराब पीने लग गया। धीरे धीरे उसकी आदतें बदल गई, वो चोरी करने लग गया और एक लड़का पढ़ने लग गया। और एक दिन वह लड़का उस शहर का IAS ऑफिसर बना, उसे सम्मानित किया जा रहा था। जो दूसरा बेटा था वो उसको उसी दिन अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा था। तो पत्रकारों ने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों हुआ, तो बड़े बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी की वजह से मैं इस लायक बन पाया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया, नहीं तो शायद नहीं पहुँच पाता। और जब छोटे बेटे से पूछा तो उसने भी कहा कि मेरे पिताजी के कारण मैं ये बन पाया, तो मुझे लगा कि मैं आगे कुछ कर नहीं सकता। माहौल दोनों के लिए एक था, चुनना आपको है कि आपको क्या करना है, खराब बनना है, अच्छा बनना है। हमारे गवर्नर नेपाल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर PS रामास्वामी जी, उनके जीवन की एक घटना बताऊं आपको। वो CSR के बिल्डर हैं और उसमें जो है एक जगह, उनकी जगह थी, वहाँ पर एक शराब की भट्टी चल रही थी। तो शराब की भट्टी वाले वो जगह खाली नहीं कर रहे थे और वो काफ़ी सालों से लफड़ा चल रहा था। और जब वो उसकी बच्ची जो थी वो स्कूल में पढ़ने जाती थी,
और उस बच्ची के दोस्त उसको चिढ़ाते थे कि देखो तुम्हारे पिताजी शराब की भट्टी चलाते हैं। और वह जो घर पर आई तो उसने कहा कि पिताजी मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी स्कूल में। तो बोले क्यों? बोले ऐसा बच्चे मुझे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी तो शराब की भट्टी चलाते हैं। अगर आप ये वादा करते हो कि आप शराब बेचना और पीना बंद कर दोगे तो मैं आपके साथ रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी, और ये एरिया आपको झोपड़पट्टी छोड़ के आगे जाना है। तो पिताजी उसके बातों पर बोले मैं 2 दिन लगेगा मुझे, मैं सोचने दे। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि बेटी तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूँगा। और वो बेटी गई बिल्डर के पास, उसने कहा मुझे फ्लैट चाहिए, और पिताजी को लेके गए। बोले पिताजी कैसे बदल सकते? उन्होंने तो जमीन छोड़ी और शराब की भट्टी उसी दिन बंद कर दी। तो आपके जीवन में परिवर्तन आना तब शुरू होता है जो आप सोचना शुरू करते हो। बच्चे माँ बाप को बदल सकते हैं, कई बार माँ बाप बच्चों को बदलते हैं। तो आपको खुद को अपने उस काबिल बनाना है कि आपको अच्छा कैसे बनना है, वो आपके जीवन में लागू होना चाहिए। मैं ब्रह्मदेव पंडित जी की बात बता रहा हूँ, जिन्होंने आप पद्मश्री से अवार्ड उनको मिला है। तो मैं उनका एक क्लिपिंग दिखाऊंगा आपको, जिनको हम लोगों ने सम्मानित किया है कि वो जीवन के विषय में क्या सोचते हैं। ये सब चीजें प्रेरणा देंगी कि आप वहां पहुंच सकते हो जहां आप पहुंचना चाहते हो। जीवन में रुकना नहीं है, रुक जाना नहीं तो कहीं आके कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं। आपके समाज के लिए, अपने परिवार के लिए सम्मान का क्षण होता है कि आपके लिए कोई व्यवहार से समाज के लिए देश का सर्वोच्च अवार्ड मिला। निकले अपनी
और मैं एक आपको कहानी बताना चाहूँगा। राजस्थान से 3 बच्चे दिल्ली सीए करने गए थे। जो CS की डिग्री पढ़ाई शुरू की उन्होंने 2 डिग्रियाँ एक साथ लेने की सोची, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि आप अगर 2 नाव पर चढ़ोगे तो दोनों से चले जाओगे, और वो फेल हो गए। जब फेल हो गए तो पिताजी ने कहना शुरू किया कि देखो कि आप फेल तो हो गए, लेकिन आपसे बहुत उम्मीदें थी। बच्चों ने कहा कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं गाँव आना चाहता हूँ, आपका बिजनेस संभालूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी लिखी बेटे को चिट्ठी लिखी कि बेटा देखो, जब यहाँ से शहर पढ़ने गए थे तुम राजस्थान से, तो तुम्हारे गांव के लोगों को सबको उम्मीद थी कि सबसे होशियार बच्चे हो, तुम लोग डिग्री लेके आओगे और हमारे गांव का रोशन नाम करोगे, और उससे प्रेरणा मिलेगी दूसरे बच्चों को। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो क्या होगा? उसके बाद उन बच्चों ने 22 घंटे तक पढ़ना शुरू किया। नींद आती थी, पैरों को पीटते थे, बोलते थे रुक जा थोड़ी देर, और उन्होंने 2 डिग्रियां हासिल की। आज वो तीनों दोस्त बॉम्बे में रहते हैं, और उसमें से हमारे दोस्त मानक चंडाकर जी हैं। मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा कि जिन्होंने CS की डिग्री दोनों लिए, 2 दोस्तों ने CS किया और एक दोस्त ने CA किया है। गगन यहाँ आई है। ये बहुत बड़ी बात है, आपके लिए प्रेरणा के स्रोत है ये लोग, कि जो आपको उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। आज भारत विकास परिषद में आप जो है बहुत बड़े पोस्ट में हैं, लायंस क्लब में हमारे साथ काम करते हैं। मैं चाहूँगा बच्चों के लिए कुछ शब्द कहें। प्रथमतया मैं हमारे बीच में शिक्षा मंत्री श्री पारस जी जैन का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में श्रीमान सुनील जी पटोदिया जो कमिंग वेस्टर्न डिवीजन के CA के चेयरमैन बनने वाले हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वो हमारे बड़े भाई की तरह हैं। और पंडित जी, दीपक जी और राधेश्याम जी मौर्य जी का तो हार्दिक आभार करता हूँ कि जिन्होंने हमारे बारे में बता के और हमारा उत्साह बढ़ाया है। लेकिन ये बात इन्होंने जो बताई वो सही है। जब मैं पहली बार फेल हो गया तो मेरे पिताजी को बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तो मेरे पिताजी बोले कि जो बच्चे जो यहाँ पे लोग हैं हमारे एरिया में रहने वाले, अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई भी बाप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आगे नहीं भेजेगा अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो। और तुम लगे रहो, और हमने दोनों डिग्री हासिल की और माँ पिताजी का आशीर्वाद रहा तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। बच्चों तो आप भी आगे बढ़िए और अपनी परिश्रम को आगे बढ़ाइए और एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप लोग फुटबॉल कितने लोग खेलते हो? बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। फुटबॉल का चैंपियन पहला कौन था? पहले जो ब्राजील के वहाँ के जो है शिक्षा मंत्री बने, उन्होंने वर्ल्ड कप में 1960 में जिन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड कप में उन्होंने 20 गोल किए थे। जिनके गोल जब वो बहुत गरीबी में पले, उन्होंने जो मेहनत की, उन बच्चों का जो मनोबल देखने जैसा था, और वो उस समय के खिलाड़ी बने। और उनकी मैं जीवनी पढ़ रहा था कि उन्होंने लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया। मैं उनका एक क्लिप भी बताऊंगा कि ऐसे ही आप भी लक्ष्य तय करो। आप कोई भी पढ़ाई करते हो उसको खेल के तरीके से लीजिए। आपको जो मुश्किल लगती है ना, खेलो और उसमें ढूंढो कि इसमें इसका रास्ता कैसे है। खेलते खेलते आपको रास्ते मिलेंगे। एक बस कंडक्टर की कहानी बताऊं। मैं बस में जा रहा था और उस बस में वो कंडक्टर बहुत चिढ़ा हुआ था। वो बार बार बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था कि क्या होगा, अभी बार बार इतने ज़्यादा टिकट, कई लोग उतर जाते हैं, कई लोग आगे पीछे होते हैं। तो मैंने उससे पूछा इतना टेंशन में क्यों? बोले कोई टिकट लेता है, कोई पैसा देता है, छुट्टे पैसे नहीं देते हैं, बार बार प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा तुम्हें खेल कौन सा आता है? बोले मुझे फुटबॉल आता है। मैंने जब फुटबॉल खेलते थे और जब आप गोल कर देते थे तो आप क्या करते थे? तो उसने बोला फिर तो मैं सेलिब्रेट करता था, चिल्लाता था और मस्ती करता था। तो मैंने उसको कहा कि आप इस बॉस में भी यही सोचो कि सारे आपके खिलाड़ी हैं, आपको इन सबको छक्काते हुए गोल करना है, कर सकते हो? बोले हाँ। फिर तो मजा आ जाएगा। और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आप भी जब पढ़ाई करते हो, आपकी मुश्किलें जब आती है ना, आप उसको पार करना सीखो। उसको सोचो कि यार मैं फुटबॉल में ऐसा करता हूँ, इस खेल में ऐसा करता हूँ, तो पढ़ाई में क्यों नहीं कर सकता? तो आपको इजी लगेगा, वो पढ़ाई भी अच्छी लगने लगेगी। अब मैं फुटबॉल के क्लिपिंग दिखाना चाहूँगा आपको कि उन्होंने किस तरीके से ब्राजील के रक्षा मंत्री बने
और उन्होंने वर्ल्ड कप में किस तरीके से जीत हासिल की। इनके गोल देखिए, गोल करने का तरीका देखिए, इनके हर पल अपने आप को उस खेल के तरीके से देखो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो खेल है और कुछ नहीं है, और आपको मेहनत करनी है और उस मुकाम तक पहुंचना है जहाँ पहुंचना चाहते हो। आप पहुंच सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो। दूसरा कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो? इस तरीके का खेल था। 3 पिक्चर कितने लोगों ने देखी है? क्या सीखा उससे आपने? भगवान को कितने लोग मानते हो? एग्जाम आता है तो सब जाके पहले मंदिर में जाते हो, पढ़ाई करते हो? कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई कहीं गुरुद्वारे में जाता है। उससे डिग्री नहीं मिलती है, डिग्री तो पढ़ाई से मिलती है, और नौकरी भी पढ़ाई से मिलती है। जब आपका विश्वास होगा, आप नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपसे पहले 100 लोग लगे हुए होते हैं उधर लाइन में। आप सोचते हो मुझे तो मिल जाएगा, आपका इमेजिनेशन कहता है, लेकिन आप उसके लिए कोशिश नहीं करते हो। आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपने कभी कोशिश नहीं किया होगा कि लोग क्या गलती करते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि उस कंपनी का बायोडाटा क्या है, वो कंपनी करती क्या है, उस कंपनी के कितने चेयरमैन हैं, और चेयरमैन के साथ डायरेक्टर कितने हैं, और कौन कौन किसमें मास्टर है। अगर आप ऐसे कॉन्फिडेंस लेकर के उस कंपनी में जाते हो, इंटरव्यू देते हो, तो आपको कंपनी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन हम सोचते मैं गया और मुझे निकाल दिया, मुझे तो नौकरी पर रखा नहीं, जिससे हम निराश हो जाते हैं। जीवन में आप सोचो कि आपने कहाँ पर कमियाँ छोड़ी, उन कमियों को आगे लेके जाओ तो आप सक्सेस कहलाओगे। मैं 3 इडियट की आपको वो क्लिपिंग दिखाना चाहूंगा जिसमें दोनों दोस्त जो बाप से अपने बाप से नहीं कह पाता कि वो क्या करना चाहता है, और दूसरा दोस्त जो पढ़ाई नहीं करता है और डर डर के नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाता है। आपने टैक्सी बुलाई है? मैंने बुलाई। इट्स वेटिंग। थैंक यू। अपने डर को खत्म करिए, आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं डरना मना है। तुझे तेरे घर ड्रॉप करो, कोशिश करना जरूरी है। आपके रिजल्ट 100% आने चाहिए इस एग्जाम में, वो मेरी जीत होगी। आपको प्रॉमिस करते हो? कुछ प्रॉमिस किया सभी लोग? हाँ, लड़कों का नहीं आ रहा है, वो तो लेके आएंगे, उनको लगता है। देखो, मुझे नहीं लगता ये पढ़ने के बाद तुम इंटरव्यू के लिए जा पाओगे। क्या है? चिट्ठी किसके लिए आई है? हंगरी से। कोई फोटोग्राफर है, आंध्र इस्तेमाल। सारे तुम लोगों ने मेरी चिट्ठी पोस्ट कर दी? तेरे फोटोज उसे बहुत पसंद आए। पगला गया साला। तुझे असिस्टेंट बना करके जो आप बनना चाहते हो वो एक साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। कहते हैं तुझे सैलरी भी देगा। अब्बा नहीं मानेंगे। जाओ उनके पास, प्यार से समझाओ। आज डर मत खाना, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा सी हिम्मत कर लेता नहीं
तो सारी जिंदगी कुछ और हो सकती थी। क्या ख्याल है, पसंद आएगा उसे? इतना महंगा वाला खरीदने की क्या जरूरत है? आज साहबजादे को नौकरी मिल रही है, माँ बाप को कितनी खुशी हो रही है, फख्र से घूमने के दिन आ रहे हो और तुम कंजूसी कर रही हो। अरे फरहान, आप जो बनना चाहते हो अपने माँ बाप से, अपने टीचर से जरूर बताइए। तुम्हारा इंटरव्यू था ना? मैंने किया। लक्ष्य आपको तय करना है। मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। क्या हो गया? यू हैड एन एक्सीडेंट? सर, तो सामने जो बिल्डिंग है ना सर, मैं उसके 3rd फ्लोर से कूद गया था सर। Why? क्योंकि मुझे रस्सी कर दिया गया था। क्यों? सर, मैंने नशे में डायरेक्टर के दरवाजे पे पेशाब किया था। वो शैतान रैंचो अब भी तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। आपसे गलत दोस्त आपको गलत रास्ते तय करना आपका काम है। क्या आप क्या करना चाहते हैं? बात करते हैं, उनको छोड़ना चाहते हो, सही खुद बनना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम में खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? बस लेवल ज्यादा नहीं है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीद के अपना घर बना के देखोगे तो आपको कोसोगे। इंजीनियर बनके फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी में आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना कि मैं अपने आप को कोसूंगा। अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीयू में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? कपूर साहब ने मेरे कमरे में आईसीयू लगवाया था। मुझे डॉक्टर सुनाकर वो खुद करने नहीं सोचते। अपने कंधे पर बैठाकर कपूर साहब मुझे जो भी घुमाने नहीं लेके गए थे। उस बात में क्या था? आप क्या सोचेंगे फर्क पड़ता है? कपूर साहब क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे तुमका पहले नाम तक नहीं पता। फिल्म देख कर आए हो, ड्रामा कर रहे हो। बस भी कीजिए, परेशान है बेचारा। खुदा न करे राजू जैसा कुछ कर बैठे तो। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई। कुछ मत कहो साहबजादे से, वरना छत से कूद पड़ेगी। कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए। आजकल डिप्रेशन और सुसाइड कॉमन होता जा रहा है मुंबई शहर में। बच्चों को किसी भी चीज़ को फेस करने की अपनी अंतरात्मा, अपनी ताकत को बढ़ानी चाहिए, अपने साल को बढ़ानी चाहिए और अपनी बातें अपने दोस्तों से, परिवार से शेयर करिए ताकि आपके मन में कभी गलत विचार नहीं आए और आप ऐसा कदम नहीं उठाए कि आपके परिवार को जिंदगी भर का आप दुख देके जाए। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है बच्चों की। आपको कन्विंस करना चाहता हूँ। आपको जो भी बनना आप अपने माँ बाप से कहिए, वो आपकी बात मानेंगे। नहीं तो आपके टीचर से बताइए, वो आपके माँ बाप को कन्विंस करेंगे। लेकिन कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार सोचें जिंदगी कितना कीमती है। घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी, पर मैं खुश रहूंगा। I will be really happy। आपके लिए जो भी करूँगा दिल से करूँगा। आज तक मैंने आपकी हर बात सुनी है, आज बस एक बार मुझे अपने दिल की बात सुनने दीजिए प्लीज। अब जाइए मत ना प्लीज। इसे वापस कर देना। बेटे तुम्हारा वो प्रोफेशनल कैमरा कितने का है? लैपटॉप के लिए आ जाएगा ना? अगर और पैसे लेने को मांग लेना बेटा। आपसे बहुत प्यार करते हैं आपके माँ बाप, आपके टीचर, आपके बात जरूर मानेंगे। कोई खास वजह? आप उनका रिस्पेक्ट करिए, उनसे कहिए, अपनी बातें शेयर करिए, उनको कन्विंस करिए। माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। यहाँ तो देखा रेस लगी हुई है, फर्स्ट नहीं आओगे तो निशानेगा ही नहीं। मैं और डरने लगा। फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेड्स। और अंगूठियाँ पहनने लगा, पूजा करने लगा, पूजा का भगवान से भीख मांगने लगा।
ये तो वो दे दो। 16 हड्डियाँ टूटी, 2 महीने सोचने का मौका मिला, तब बात समझ आया। सर आज मैंने भगवान से नहीं कहा कि मुझे जॉब दिला देना, मैंने सिर्फ हाथ जोड़े और इस लाइफ के लिए थैंक यू बोला। अगर आप लोग मुझे आज रिजेक्ट भी करते हैं सर तो कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही लूँगा सर। देखिए, आपका इतना फ्रैंक बिहेवियर हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं है। क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए हमें डिप्लोमेटिक आदमी की जरूरत है। आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बट अगर आप हमें भरोसा दिलाएं कि आप अपने इस एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ हो सकता है। Sure. दोनों टांगे तुड़वा के अपने पैर पे खड़ा होना सीखा है सर। बड़ी मुश्किल से आया ये एटीट्यूड, नहीं होगा सर। आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ। I'm sorry, don't mind sir। लोगों, आप जहाँ भी जाओगे लोग समझेंगे आपकी बात, लेकिन आप में ऑनेस्टी हो, सारे इंटरव्यूज लिए अपने आप पे विश्वास पाने के लिए लोग हमारे नाम में हाँ मिला ही लेते हैं। तुम कहाँ से आए हो यार? जी सैलरी कितना लोगे भैया डिस्कस कर लें। एक फुटबॉल प्लेयर थी अरुणिमा सिन्हा, लखनऊ की 36 साल की बच्ची जो नोएडा फुटबॉल खेलने जा रही थी और उसके खेल में महारत बताती है फुटबॉल और वॉलीबॉल के प्लेयर जो नोएडा जा रहे थे। बरेली के पास रात में उसके साथ चैन झपकने की घटना हुई। बदमाशों ने उसके चैन खींचने की कोशिश की तो बदमाशों से वो भिड़ गए। जो भिड़ गए तो बदमाशों ने उसको उठा के ट्रैक पर फेंक दिया। आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, आपको कितना मजबूत बनना चाहिए। ये उसका एक उदाहरण है। वो लड़की जब ट्रैक पर गिरी, रात का समय था, अंधेरी रात थी, कोई भी जानने वाला नहीं था कि क्या होगा। सुबह तक 49 ट्रेनें उसके ऊपर से गुजरी हैं। वो लड़की जब भी ट्रेन आती अपने सर को नीचे कर लेती, उसके ऊपर से गंदा भी सब गिरता, लेकिन उसने उसको फेस किया। उसका एक पैर कट गया, दूसरा पैर फ्रैक्चर हो गया, वहां से हिल भी नहीं सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। और सवेरा जब हुआ तो गांव का एक लड़का आया, उसने देखा कि कोई मरा हुआ है तो वापिस चला गया। फिर गांव वालों को लेके आया, फिर उस लड़की को बचाया गया। जब बचाया गया तो वो लड़की मालूम पड़ा कि अरुणिमा सिन्हा है और उसके नकली पैर लगे, एक पैर में रॉड लगा, जो सारे फ्रैक्चर थे बच गए। उसके बाद से उसकी लड़ाई शुरू हुई। लोगों ने कहा कि अभी तो इसके सपने देखने के दिन थे, इसकी शादी होने वाली थी, इतनी बड़ी प्लेयर थी, सब कुछ होगा, इसका सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब लोगों ने सोचा ये कुछ नहीं कर सकते है, तब उसने बहुत बड़ा संकल्प लिया कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूंगी। और वह दुनिया की पहली ऐसी लड़की है जो विकलांग होते हुए जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और ऐसी ही जज्बा आपको अपने अंदर पैदा करना है कि आपको कोई भी मुश्किल हो उसमें हारना नहीं है, उसको जीत में बदलना है। वह संकल्प आपके अंदर है। यह हमेशा याद रखना है, बुराई पर अच्छाई हमेशा जीतती है। 22,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर शान से मुस्कुराते इस चेहरे के पीछे बहुत दर्द छिपा है। अब इनको पद्मश्री अवार्ड मिलने वाला है, सरकार ने रिकमेंडेशन किया है। इतना कि हम आप जैसे आम लोग शायद ही से बर्दाश्त कर पाते। लेकिन अरुणिमा उर्फ सोनू ने ना सिर्फ इसे बर्दाश्त किया बल्कि उसे जीत में बदल दिया।
कभी इस तरीके की होता कि ये हमारा मेंटली होता है कि हम मेरा पैर नहीं, हम नहीं जा सकते। एक बार गोल तो बनाओ, एक बार गोल बनाओ, एक बार लक्ष्य बनाओ और कुछ कर गुजरने की ताकत रखो। और कहते हैं कि जब जो हमारी कमजोरी है उसको ताकत बना लो और सिर्फ एक कदम बढ़ाओ। एक कदम, आप एक कदम बढ़ाओगे और खुद ब खुद अपने आप रास्ता बनता चला गया। तो मेरे साथ भी वही हुआ। अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। 2 खेलों में बराबर की महारत बताती है कि वो कितनी काबिल रही होगी। लेकिन वक्त ने लखनऊ की 26 साल की इस बिटिया की जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसा हादसा हुआ जिसने भी सुना आंखों में आंसू भरकर दंग रह गया। 10 अप्रैल 2011 की काली रात जब वो लखनऊ से नोएडा मैच खेलने जा रही थी, तभी पद्मावत एक्सप्रेस में उसके साथ चेन छिनतई की कोशिश हुई। अपराधियों से भिड़ने में अरुणिमा कामयाब रही, लेकिन जीत नहीं सकी और उन अपराधियों ने उसे ट्रेन से ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर अरुणिमा रात से सुबह तक पड़ी रही और करीब 49 ट्रेनें उसे कुचलती रात भर पार होती रही। ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें बच जाना असंभव था, असंभव। रेलवे समय सारणी के अनुसार 49 ट्रेनें अप डाउन हुई हैं और उस सुबह 7:30 बजे के करीब एक गांव वाले ने, बरेली के एक गांव वाले ने देखा मुझे, उससे लगा कि हम मतलब कट के मरे हुए हैं, तो वो मेरे पास भी नहीं आया और वो दूर से ही मुझे देख रहा था और फिर वहीं से वो वापस चला गया। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद ढेर सारे लोगों, 10-15-20 लोगों को लेकर साथ में आया और फिर हमारे पास में आए सारे लोग। और हाँ, उस घटना में मेरा बायां पैर कट गया और दाहिने पैर में रॉड है, 2 रॉडें हैं उसमें और बाकी बैकबोन में 5 फ्रैक्चर थे और बॉडी में बहुत सारी चोटें थी। हादसों की शुरुआत थी। ट्रेन ने अरुणिमा को एक रात कुचला, व्यवस्था ने कई दिन तक। पूरा देश अरुणिमा को देखकर सन्न रह गया था, लेकिन खेल मंत्रालय 25,000 रुपए की भीख देता रहा। सोनू ने अपनी सफलता के सारे तमगे मंत्रालय को लौटा दिए और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती अरुणिमा को लगने लगा कि वो मंत्रालय के सामने भिखारी बन गई है। लड़की के लिए भिखारी है तो भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी है तो भीख देने के बराबर होती। लड़की के लिए भिखारी है तो भीख देने के बराबर होती। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच इंसान अपने पैर पर नहीं उठ पाता, पर यहाँ से अरुणिमा ने नई शुरुआत की। वो सपना देख लिया जिसमें उसके आगे की दुनिया छोटी लगने लगी और 22,000 फीट ऊंचे चाकसे चोटी से जब वो एवरेस्ट देखती है तो उसे सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई अपनी मुश्किलों से छोटी लगती है जिसे उसने जिंदगी में मांगती है। अरुणिमा की कहानी बताती है कि अगर आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। न्यूज़ 11 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जमशेदपुर से जितेंद्र और कौशल सिंह की रिपोर्ट। ऐसा कैसा आपको पैदा करना है। तो लाइफ चेंजिंग सेमिनार की शुरुआत आज से 1 साल पहले हमारे भाईंदर से ही हुई थी और एक सकारात्मक सोच बच्चों में शुरू हो, पॉजिटिव थिंकिंग की अवेयरनेस बढ़े। एक दिन बैठे बैठे मैं मौर्या जी, मितेश जी, मौर्या जी को आइडिया आया कि मौर्या के दीपक जी की सकारात्मक सोच को लेके कुछ करना है, क्या करें, सेमिनार वगैरह शुरू करें। तो मैंने मौर्या जी को बोला शुरू करिए और आज ये कारवा आपके सामने है जो 13वां सेमिनार यहाँ आपके दयानंद
स्कूल में संपन्न होने जा रहा है। और सबसे बड़ी गरिमा की बात है कि इस लाइफ चेंजिंग सेमिनार को आज एक नई ऊंचाई मिली है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री श्री पारस जी जैन सेमिनार में उपस्थित है। इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए और कुछ नहीं होती है। इस पर जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। समाज में लेकर कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहना चाहिए। समाज सेवा करना इतना आसान काम नहीं, लेकिन मन में जो सोच ले कि मुझे समाज में काम करना, तो मैं समझता इतना सरल काम भी जो आप हमारे आदरणीय सुनील जी पटोदिया जी कर रहे हैं, आदरणीय मानवलाल जी डागा जी भारत विकास परिषद में काम कर रहे हैं। और भारत विकास परिषद एक समाज सेवी संस्था है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई, ये हमारे लिए गौरव की बात है। पद्मश्री ब्रह्मदेव जी पंडित जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ, क्योंकि वो महाराष्ट्र की शान है। और उस महाराष्ट्र के शान के सामने मेरे को कार्यक्रम में मैं उपस्थित हूँ, मैं अपने आप को भी गौरवशाली मानता हूँ। आज सुबह से मेरे साथ है और दीपक मेरे शाहरुख का लड़का है। 2 बार मैं इसके कार्यक्रम कैंसिल कर चुका था, लेकिन आज मैं कार्यक्रम कैंसिल नहीं कर चुका। आज मध्य प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं और हर कैबिनेट मंत्री का दायित्व है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में यदि हाजिर हो तो मंत्री को उसमें लेना चाहिए। लेकिन मैं एक बार पहले भी चुक चुका था, इनने मेरे कार्यक्रम रखे थे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज तो मैं कार्यक्रम में जाऊंगा। मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी, मैंने कहा मैं आपका कार्यक्रम 10 तारीख को कैबिनेट थी, लेकिन आपने 7 में कर दी है, इसलिए मुझे महाराष्ट्र में जाना है, भाईंदर जाना है और वहाँ कुछ उन्होंने कार्यक्रम तय कर दिए हैं। उसमें मुझे जाना राधेश्याम जी मौर्य जी, जो इसके पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, और मैं इस कार्यक्रम को बड़ी गौर से देख रहा था। उपस्थित इस हाल में सब बच्चे, बालिकाएं, बालक, उपस्थित बंधु हों। जब इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था, आदमी यदि जीवन में ये सोच ले कि मुझे करना है, तो मैं सोचता हूं कि वो कभी भी पीछे नहीं हट सकता, निश्चित उसको सफलता मिलेगी। और ये जो मनुष्य जीवन है, ये आदमी को बड़ी मुश्किल से मिला है। और इसमें जब आप बालक बालिकाएं सोच ले कि हमारे जीवन में जिस प्रकार माता पिता के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उसी प्रकार गुरु के आशीर्वाद के बगैर भी आदमी की जिंदगी अधूरी है। और जिस प्रकार की स्क्रीन पर दिखाया, मुझे नहीं मालूम था कि दीपक इतनी बढ़िया मेरे बारे में बना लेगा। मैंने आज दिन तक मेरे बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं भी जीवन में लक्ष्य लेके चला था। भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से जो कुछ मैं पहुंचा हूं, उनके ही आशीर्वाद से मैं आज तक यहाँ पहुंचा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे जीवन भी जिस प्रकार का बने उसी प्रकार की जीवन। मैं एक छोटा सा व्यापारी था, एक अनाज का व्यापार करता था। मेरे माता पिता, माताजी भी है, पिताजी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में सोचा था 20 साल तक पटिए में सोया जहाँ मेरी दुकान है। और हमारे उज्जैन में महाकाल की नगरी है, तांगे और गुड़ का बहुत बड़ा काम होता है। तांगे आप जानते हैं, उन तांगे जो चलते हैं उनकी चन्नी बेचने का मैं काम करता हूँ। लेकिन मेरे जीवन में सोचा कि अपने को कुछ न कुछ, मैं 20 साल तक बराबर, आज मेरी जो उम्र है 65 की, 65 साल की उम्र में मेरे जीवन का कुछ लक्ष्य बना रखा है। आज दीपक एक विद्यालय में मुझे लेगा था, वहाँ जूडो कराटे की एक क्लास चल रही थी। मुझे देख के ऐसा लगा कि वास्तविक में इन बालक बालिकाओं को जूडो कराटे आवश्यक है जो वहाँ कर रहे थे, क्योंकि कभी भी कोई मौका आए, जैसा उस बालिका के साथ आया, उसने भिड़ कर उससे उनके साथ मौके के साथ खड़ी रहकर भी अभी कभी अपनी हिम्मत दी। इस प्रकार की हिम्मत अपने जीवन में कभी हारना नहीं चाहिए। और यदि बेटा और बेटी यदि आप लक्ष्य लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको निश्चित सफलता मिलेगी। उस सफलता को कोई नहीं रोक सकता। आपने एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, इससे मुझे भी प्रेरणा मिली। और मैं चाहता हूँ इस प्रकार के हमारे उज्जैन
प्रकार के कार्यक्रम हम करेंगे कि यदि बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ आना चाहिए, जो वार्षिक गैदरिंग के लिए होते हैं और उसमें इस प्रकार की यदि बात जाती है तो बच्चों का मन बहुत आगे बढ़ता है। उसको आप प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आप भी धन्यवाद का पात्र हैं। मैं बच्चों के भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना करता हूं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के अंदर स्कूल चलो अभियान भी चला और उसके पीछे भी एक ही उद्देश्य है कि कोई भी बालक बालिकाएं विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। जब हम पढ़ते थे, आज तो आपको बहुत सुविधा है, महाराष्ट्र के अंदर भी सुविधा है, मध्य प्रदेश के अंदर भी सुविधा है, लेकिन जब हम कल से आप पढ़ते थे, जब मुझे ऐसा ध्यान है कि हमको टाट पट्टी में ले जाना पड़ती थी, जब वहाँ का प्राचार्य और शिक्षक हमारा होता था तो हमको झाड़ू भी लगाना पड़ती थी। आज सरकारी द्वारा कोई भी सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, जब स्कूल में चलो सब सुविधाएं उपलब्ध है। मैं आप सब बच्चों के भविष्य की बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। आप बताइए आपका अनुभव कैसा लगा आपको? हमारे यहाँ जो गेस्ट आए हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई और मुझे उससे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ज़िंदगी में अगर एक चीज़ ठानूंगी तो मैं उसे करके दिखाऊंगी। जैसे मेरा सपना है कि मैं इंजीनियर बनूं और अपने पापा को बताऊं कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। उनके स्पीच से मुझे समझ में आया कि मैं अपने मन में अगर ठानूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ जो मैं अपने बचपन से मेरा जो सपना तो मैं बड़े होकर पूरा कर सकती हूँ, जरूर पूरा कर सकती हूँ। हेमा माली, हेमा दिनेश माली। मेरा नाम पिंकी है, मेरे पापा का नाम राममिलन है, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। आज सर ने जो दिखाया मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे हमें बहुत सारी प्रेरणा भी मिली कि हम आगे कैसे बढ़ सकते। अगर बीच में हमारी उम्मीद टूट भी जाती है तो वो सोच के हमें आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिलती है। थैंक यू। मेरा नाम रोहित है, मेरे पापा का नाम हरिश्चंद्र है और मुझे इससे ये सीख मिली कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और मुझे क्लास में टॉपर लाना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम किशन यादव है, मेरे पापा का नाम शिवकेश यादव है। आज मुझे ये सीखने को मिला है कि आई कैन डू इट, आगे बढ़ सकते हैं हम। थैंक यू। यहाँ पे हमारे सभी अतिथियों का हम अपने विद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें कुछ सीखने का मौका दिया। इसके लिए हम अपने पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों का आभारी रहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, जिससे हमारे बच्चों का जीवन अच्छा और उनका खुद का जीवन अच्छा बने, उनके परिवार का अच्छा बने और समाज उनसे अच्छा बने। विशेषकर मैं हमारे मित्र राधेश्याम मौर्य जी का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय परिवार के जितने भी शिक्षक हैं यहाँ पे सब यहाँ स्टेज की तरफ आ जाए। हम आपका स्वागत करना चाहते हैं पूरे परिवार की तरफ से। बिना किसी खर्च के ये सारी सुविधाएं इन्होंने जो भी आपने देखा सुना वो सारी व्यवस्था इन्होंने उपलब्ध कराई हमको। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इनका अपने विद्यालय परिवार के साथ स्वागत करूँ। तुम रोज दुल्हन के कॉस्ट्यूम में स्कूटर पर बैठकर मेरे सपनों में आती, घूंघट की जगह अपना हेलमेट उठाती और मुझे किस करने मेरे पास आती।
पढ़ाता हूँ। पापा तू था कुछ बंगलू है। हाँ पापा। Take that, वैसे नहीं रुकेगा, मैं उसको रुकूँ। मिस्टर वाइडू, थैंक यू आपने फोन की। I'm sorry मिस्टर चतुर, लेकिन आपकी कंपनी के साथ मैं डील साइन नहीं कर पाऊंगा। सर क्या हुई सर? अरे कैसे साइन करो यार, मेरी पेन तो खुली गई। What pen sir? I didn't get you. अरे वो जो तेरे हाथ में 22 की पेन। 22 की पेन? मिस्टर वाइडू? हाँ बोल चतुर। A4 apple, B for boy, A for apple। यार इसका तो बलात्कार हो गई। You got me. You got me, Rancho. I mean, Mr. Waindu, totally brought me good one. I hope हमारे पर्सनल प्रॉब्लम इस डील को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चतुर! I was just joking यार। अंदर से मालूम था लाइफ में मैं कुछ करेगा। No, I'm telling you, Shakkar. Rancho 100, Chatur 0. You win, I lose. You don't believe me? क्या बना? तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। एक फिर वैसे कुछ मांगो। Rancho, मेरी जॉब चली जाएगी यार, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा रणछोड़दास बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा काबिल बनो काबिल, कामयाबी तो सारी झक मार के पीछे भागेगी।